तो आंदोलन पढ़ रहे थे हम। मैंने आपको बताया था कि भी आंदोलनों के कारण थे। किसान आंदोलन पढ़ना शुरू किए थे। किसान आंदोलनों में हमने ये पढ़ा था कि किसान आंदोलन आखिर क्यों हुए थे, कुछ कारण थे उसके। तो याद है क्या, कौन कौन से कारण थे बताओ, एक एक करके बताओ, एक एक ऐसे ही चर्चा करें कारणों पे। पहला कारण क्या था बताओ? कई कारण थे, देखो बहुत सारी। तो क्या थी? लाग बाग, दूसरा बेगार, तीसरा लगान की कैसी दरें, ऊंची दरें, शाबाश। एक क्या था? लाटा और कूटा, लाटा कूटा। और क्या था? हाँ? किसानों की दयनीय स्थिति तो इन सबसे हो रही है ना, सामंती अत्याचार, है ना? तो ये बहुत सारे कारण थे। और भी लिख सकते हो, देखो दोहरा शोषण। कैसा शोषण? दोहरा शोषण का मतलब डबल। एक तरफ तो कौन दोहरा, कौन कौन कर रहे हैं? अंग्रेज प्लस राजा। और इसको आप चाहो ना तो तिहरा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो तिहरा, और फिर जोड़ दो क्या? जागीरदार, जमींदार, सामंत, जो भी आप जोड़ना चाहो। इस तरह से क्या है कि किसानों की हालत बहुत खराब था। तो मरता क्या ना करता, आखिरकार उनको आंदोलन करने पड़े। पहला आंदोलन हम पढ़ रहे थे बिजौलिया वाला। बिजौलिया में हमने देखा कि धाकड़ जाति के किसान थे। यहाँ ये क्यों बताते हैं कि किस जाति के थे? मैं हमेशा, आप पढ़ते समय ध्यान रखना, आप जब भी नए कंसेप्ट पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, इतिहास हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, अपने खुद के विचारों को, अपनी खुद की भावनाओं को नियंत्रण में रखना। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप राज्यपाल पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे एक निरपेक्ष रूप से सोचना, किसी राज्यपाल को दिमाग में मत रखना क्या वो राज्यपाल ऐसा था कि ये राज्यपाल ऐसा है। आप पद के बारे में पढ़ रहे हो, राज्यपाल का पद कैसा होता है ये पढ़ रहे हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे इतिहास पढ़ रहे होंगे आप, तो किसी भी धर्म को, किसी जाति को इस तरह से मत लेना कि ये धर्म ऐसा था कि जाति ऐसी थी, अपने ऊपर लेना ही नहीं है। आपको क्या निरपेक्ष रूप से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? निरपेक्ष रूप से। निरपेक्ष रूप से यानी अपने आप को मिक्स नहीं करना है, घुसाना नहीं है। ऐसे हम कई क्या पढ़ते हैं क्लास में, जैसे इतिहास में कई चीजें, कई घटनाएं ऐसी हुई है, जैसे मंदिरों को तोड़ दिया गया, तो अपने दिमाग में रहता है कि यार मुसलमानों ने मंदिर तोड़ दिए थे, तो अब बस, अब जहां मुसलमान मिल गया उसको मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, उसको उसका अहित करूंगा। ऐसा नहीं, अपने को पढ़ना है और ओनली पढ़ना है। अपने को भावनाएं जागृत नहीं करनी। आपको पढ़ना है किस लिए? ताकि आपको ज्ञान हो जाए। और ज्ञान क्यों हो जाए? ताकि आप एग्जाम को फाइट कर जाओ, उसके बाद भूल जाना कौन क्या हुआ था और क्या क्या। सही। तो अपनी खुद की भावनाओं को क्या रखना है? हमेशा कंट्रोल में। चाहे बात जाति की हो, चाहे बात धर्म की हो, किसी भी कॉन्सेप्ट की बात हो। ठीक है, ऐसे ही आप ये देख लेना कि कई बार क्लास में क्या है कि इतिहास में कई प्रेम कहानियां हैं, वो भी बताई जाती हैं, उनमें भी भावुक नहीं होना है। क्या है रे सर, ये क्या बहुत बढ़िया अच्छी बात की, कोई ज्यादा ही भावुक हो जाए और है इस तरह से। थोड़ा अपने आप को क्या रखना है? समझदार व्यक्ति की, जो समझदार होते हैं ना, मैच्योर, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने बात की थी कि बिजौलिया की, और बिजौलिया में मैंने आपको बताया कि क्या किसान कैसे थे? धाकर जाति किसान थे। ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे लिखा दिए थे क्या? ठीक। तो बिजौलिया में कौन से किसान थे? धाकर जाति। फिर बिजौलिया के जो किसान थे उनके सामने भी ये समस्याएं थी। बिजौलिया में सबसे पहली समस्या थी कि 84 प्रकार की लागबाग थी। बिजौलिया में जो लागबाग, लागबाग मतलब क्या होता है? बताओ लागबाग का क्या मतलब होता है? बताया था मैंने लागबाग किसे कहते हैं।
हाँ हाँ, बोलो बोलो, बोलो बेटा बोलो। जमींदार का, देखो बिचौलिया में 84 प्रकार की लाग बाग थी। लाग बाग का मतलब होता है जमींदार के द्वारा, राजा लगाता है वो तो क्या होता है, टैक्स। ठीक है, अब राजा, मैंने आपको समझाया था कि ये जैसे आप इसको आप ले लो आपका राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान में आपको पता है कि कई क्या है, रियासतें हैं। जैसे यहाँ पे एक रियासत है जिसका नाम क्या है, अरे दोनों तरफ ही क्या हो गया ना, यहाँ एक रियासत है और उस रियासत का नाम क्या है, मेवाड़। अब ये मेवाड़ जो है इसको आप यहां से यूं बाहर निकाल लो, ठीक है, अब ये मेवाड़ है। अब ये मेवाड़ की रियासत है तो ये पूरा एक, ये थोड़ी पूरे में ही राजा जाके शासन कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसने क्या कर रखा है, अपने राज्य को अलग अलग जागीरों में बांट रखा है ना, जिसमें आपको पता है 16 तो क्या थी, ए श्रेणी की। प्रथम श्रेणी के ठिकाने कितने थे, जागीरें कितनी थी, 16 थी मेवाड़ में, ठीक है। तो मेवाड़ में जो 16 ठिकाने हैं उनमें से एक का नाम क्या है, बिजौलिया। और बिजौलिया का जागीरदार जो है, इधर एक का नाम बेगू है? और भी है, मैनाल है, भैंसोड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, सलूम्बर है, बहुत सारी। तो सलूम्बर, सलूम्बर भी है, मान लेते हैं एक ये सलूम्बर है, ठीक। अब सलूम्बर, ये सारा जो मेवाड़ है, ये सारा का सारा क्या है, मेवाड़। यहाँ पे जो राजा ने लगा रखा है, राजा ने, राजा बोले तो मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा ने जो टैक्स लगा रखे हैं वो तो सब जगह लागू होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन सलूम्बर वाले ने अपनी तरफ से और कुछ टैक्स लगा रखे हैं, वो केवल कहां लागू होंगे, बिचौलिया वाले ने जो लगा रखे हैं वो कहां लागू होंगे, केवल भी। और इस तरह से अपनी अपनी रियासतों में भी अपने अपने टैक्स लगा लेते थे। जो राणा नहीं लगाते, महाराणा नहीं लगाते, वो खुद जागीरदार लगा लेते थे अपनी सुविधा के लिए। टैक्स लगाने से क्या होगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उनके पास बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी जो खरीदने के लिए पैसे आएंगे। भाई जागीरदारों की जिंदगी जो होती है जी बहुत विलासितापूर्ण होती थी, बहुत अच्छा खर्च करते थे, शानो शौकत से रहते थे। राजा भी कई बार तो जागीरदारों के महलों को देख के राजा को लगता था यार अपने में क्या कमी रह गई। राजा का महल भी इतना अच्छा नहीं होता था जितना कभी कभी किसका होता था, जागीरदार। तो जागीरदार बहुत शानो शौकत से रहते थे, विदेश से तो शराब मंगवाते थे वो, यहाँ देसी तो पीते नहीं थे, बहुत शानो शौकत से रहते थे, अपनी अच्छी जिंदगी जीते थे। तो इस वजह से क्या होता था, वो लगाते थे टैक्स। जागीरदारों द्वारा जो टैक्स लगाए जाते थे उनको कहते थे लाग बाग। और लाग बाग है तो हर ठिकाने में क्या होगी, अलग अलग होगी। बिजोलिया में जो लाग बाग थी वो कितने प्रकार की थी, 84। ये याद रखना, ये प्रश्न आया हुआ है? बिजोलिया में लाग बाग कितनी थी, 84। अगर लिख लिया था कि कल लिख लो, लिखो जल्दी लिखो। बिजोलिया में 84 प्रकार की लाग बाग थी। देखो ये हर चीज हर बुक में नहीं मिलती, इस किताब में ये नहीं है, लेकिन आप याद रखना, ठीक है, पूछा गया ये प्रश्न, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बिचौलिया में कितने प्रकार की लाग बाग थी, 84 प्रकार की लाग बाग। अब फिर मैंने आपको बताया कि 84 प्रकार की लाग बाग है, किसानों की हालत खराब है, तो सारे किसान एक मृत्यु भोज था गिरधारीपुरा गांव में, और गिरधारीपुरा गांव के मृत्यु भोज में वो इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होके वो कहते हैं कि भाई नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, दो पटेल थे, नानजी पटेल और ठाकरी, दोनों जोड़ी से हुक्का पी रहे थे बैठ के एक साथ। उनको बुलाया भाई तुम इधर आओ, तुम दोनों जोड़ी में बढ़िया हुक्का पी रहे हो, तो ऐसा करो दोनों मिलके कहाँ चले जाओ, महाराणा फतेह सिंह के पास। मेवाड़ के महाराणा कौन है, फतेह सिंह। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास आप जाओ और आप जाकर हमारे बारे में बात करो कि हमारी हालत खराब है बिचौलिया किसानों की, इसलिए महाराणा जी कुछ इनको लाग बागों को क्या करवाएं, कम कर। गए थे लेकिन वहां पे कुछ हुआ नहीं, नहीं हुआ। फिर उल्टा कृष्ण सिंह ने क्या किया, चवरी की लाग और लगा। ठिकानेदार कौन था, राव कृष्ण सिंह, और राव कृष्ण सिंह ने कौन सी लाग लगा दी, चवरी। फिर वो 6 में वो मर गया, मरने के बाद कौन बना, राव पृथ्वी सिंह। और राव पृथ्वी सिंह ने
जैसे नया उत्तराधिकारी बना तो वो क्या करता था, जैसे कोई जागीर है, जागीर में मान लेते हैं कोई जागीरदार खत्म हो गया, तो जागीरदार जब खत्म हो गया तो जागीरदार का जो बेटा होगा, जो संबंधी होगा, वो अगला क्या बनेगा, जागीरदार बनेगा। तो अगला जागीरदार बनने के लिए उसको महाराणा के पास टैक्स भेजना पड़ेगा, पैसे भेजने पड़ेंगे अलग से, तब महाराणा जी उसको मान्यता देंगे कि हाँ ठीक है, अगले जागीरदार यहाँ के कौन हो, आप। इसको कहते थे तलवार बंधाई। जैसे अपन पगड़ी कहते, इसको क्या कहते थे, तलवार बंधाई। तो तलवार बंधाई जब इसने पृथ्वी सिंह ने चुकाई, तो पृथ्वी सिंह ने वो तलवार बंधाई किससे वसूलेगा, किससे वसूलेगा, बिजोलिया वालों से। तो बिजोलिया के किसानों से उसने तलवार बंधाई के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। इससे पहले से ही वो परेशान थे किसान, उनको और परेशानी होगी। फिर आता है राव पृथ्वी सिंह के बाद में अपन ने देखा कि एक साधु सीताराम दास था। साधु सीताराम दास को जो ठिकाने में नौकरी करता था, ठिकाना मतलब बिजोलिया में, बिजोलिया ठिकाना यानी जागीर का जो ऑफिस था उसमें काम करता था, बढ़िया एसी में बैठता था, लेकिन बेचारे को निकाल दिया नौकरी से। क्यों निकाल दिया, उसने किसानों का पक्ष लिया, पक्ष लिया तो उसको ठिकाने में खाता हमारी ये बजाता होगा तो उधर ही, तो उसको ठिकाने से बाहर कर। अब बिजोलिया ठिकाने से जब नौकरी से निकाल दिया, किसको, साधु सीताराम ने, तो फिर आके वो क्या करता है, वहां पे नेतृत्व करता है। ये पहला चरण था, आपने लिख लिया नहीं ये सारा। अब लिखो दूसरा चरण, द्वितीय चरण। 1915 से लेकर 1923 तक, 15 से लेकर कहां तक चला है, 1923 तक। इस चरण में विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक, क्या लिखोगे, जानते हो ना। इस चरण में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला। आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला, विजय सिंह पथिक ने। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा, ठीक है, ऊपर विद्या प्रचारिणी सभा नामक संस्था की शाखा खोली। एक मिनट, उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा नामक संस्था की शाखा खोली। लिखो जल्दी लिखो, साथ ही विद्या प्रचारिणी सभा की शाखा खोली और युवाओं के लिए अखाड़े खोले, युवाओं के लिए अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़े अब बताएंगे, अभी लिख जाओ, अखाड़े खोले। उन्होंने वहां से ऊपर माल का डंका, डंका जानते हो क्या, ऊपर माल का डंका, ऊपर माल का डंका नामक, ऊपर माल का डंका नामक समाचार पत्र निकाला। समाचार पत्र निकाला। ऊपर माल को लिख देना, बिजोलिया कहते हैं, ध्यान रखना, ऊपर माल और बिजोलिया एक ही चीज है।
बिजौलिया जो है ना, बिजौलिया शहर गांव जो भी मानते हो, बिजौलिया जो है वो ऊपर माल के पठार पे, आपने भूगोल में पढ़ा होगा, आपने भूगोल में कई पठार पढ़े होंगे, उड़िया का पठार है, बोराट का पठार, बोमट का पठार, बिजौलिया का पठार, ऊपर माल। तो ऊपर माल जो है वो बिजौलिया के पठार कहते हैं। मालवा का पठार पढ़ा होगा, कई पठार पढ़े होंगे, है ना। उनमें से एक पठार है अपना क्या, ऊपर माल का पठार, जो भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया तक है। आपने पढ़ा होगा ना भाई। डूंगरपुर उदयपुर के बीच में बोमट का पठार, जैसे उदयपुर से जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो लसाड़िया का पठार, सिरोही में माउंट आबू वाला जो है वो उड़िया का पठार, ये पढ़े होंगे आपने। तो ये जो पठार है ना, ऊपर माल का पठार, ये भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ का मतलब है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से लेके और भीलवाड़ा की ओर जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा का तक का जो रास्ता है, जो क्षेत्र है, उसको कहते हैं आप ऊपर माल का पठार। और ये जो बिजौलिया है ना, ये वर्तमान में किस जिले में है, तो भीलवाड़ा में। ये दो चीजें याद रखना, ऊपर माल का पठार है और भीलवाड़ा जिले में है, ठीक है। लिख लो भले, याद क्या रखना, तुम याद तो रखते नहीं मुझे, लिख लो लिख लो, लिख लिया। आगे लिखो फिर। हरियाली अमावस्या के दिन, हाँ लिखो आगे, कैसी अमावस्या है, हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में, 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने, हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, पंचायत बना दी मतलब वहां के किसानों की, ठीक है। ऊपरमाल, ऊपरमाल ये रहा ना, ऊपरमाल पंच बोर्ड और लगा दो, ये पंच और ये बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करके वहां पे एक सरपंच भी बना दिया था, ठीक है, मन्ना पटेल बनाया था, सरपंच मन्ना पटेल, लिख दो। ये इतना बड़ा आंदोलन है कि अगर इसको आप ढंग से पढ़ो ना, तो अकेले बिजौलिया को पढ़ने के लिए चाहिए 4 दिन, इतना बड़ा आंदोलन है। जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है इसमें, लेकिन आपके लिए खास खास चीजें तो छांटनी पड़ती है, क्या तो लिखा है क्या नहीं लिखा है। हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके उससे बाहर नहीं जाएगी, आपके इससे ज्यादा नहीं आएगा, जो आपको लिखाया जाएगा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। फिर भी एक लाइन और लिखो, विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की लोकप्रियता प्रदान की। कैसे की देखो, फिर ऐसे लिख के ये लाइन, और फिर लिखना कानपुर, और कानपुर से एक समाचार पत्र निकलता है, नाम है प्रताप, और लेखक समाचार पत्र के जो निकालने वाले हैं संपादक है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी, वेरी गुड। तो गणेश शंकर विद्यार्थी एक समाचार पत्र निकालते थे कानपुर से, और उसका नाम क्या था, प्रताप। और वो समाचार पत्र अच्छा था, सभी लोग पढ़ते थे, देश में बहुत सारे लोगों के पास जाता था। तो इसलिए विजय सिंह पथिक ने कहा कि आप ऐसा करो, हमारे बिजौलिया की खबर छापो। तो बिजौलिया की खबरें किसमें छपी, प्रताप में। और प्रताप में जब छपी तो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे ना अपने, महात्मा गांधी, उनको पता चला कि भाई एक राजपुताना में कोई छोटा मोटा आंदोलन चल रहा है, क्या नाम है, बिजौलिया का किसान आंदोलन। तो इस तरह से इसे समाचार पत्र के माध्यम से इसको क्या बनाया,
राष्ट्रीय स्तर का बना दिया। लिखो फटाफट लिखो। जल्दी लिखो। कांग्रेस के अधिवेशनों में, कांग्रेस के अधिवेशनों में कोष्टक में लिख लेना बंबई। क्या भूकंप आया क्या छोटा मोटा? कोष्टक में क्या लिखोगे? बंबई। कौन सा अधिवेशन? अब ये आपको समझ में आता है कि कांग्रेस का अधिवेशन क्या होता है? कांग्रेस क्या है? प्रतिवर्ष, कांग्रेस थी ना उस टाइम पे, वो प्रतिवर्ष देश के अलग अलग स्थानों पे अपनी बैठक करती थी। साल के अंत में, उस बाद में साल के शुरू में होने लग गए, पहले साल के अंत में दिसंबर के 3-4 दिन जब लास्ट होता था न्यू ईयर मनाने, सारे कांग्रेस वाले इकट्ठे होते थे, बढ़िया चाय कॉफी पीते थे, बोलते बतलाते थे सारी बातें करके, और 3 दिन में ये बनाते थे ये चीजें हो रही हैं देश में, ऐसे ऐसे ये मांग करनी है अंग्रेजों से, और ऐसे करके वो जो है सम्मेलन खत्म हो जाता। तो कांग्रेस के जो बंबई वाला अधिवेशन हुआ था, उस बंबई वाले अधिवेशन में इस बिजौलिया किसान आंदोलन की क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। ठीक है। और महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव, लिखो लिखो, महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? कांग्रेस के अधिवेशनों में मुंबई में, लिखो, बिजौलिया किसान आंदोलन की, बिजौलिया किसान आंदोलन की चर्चा की गई। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी का देखो जो निजी सचिव था ना, जो खास सेवक था उनका, जो हमेशा उनके साथ रहता था, उसका नाम था महादेव देसाई। क्या नाम था? तो महादेव देसाई को महात्मा गांधी ने बिजौलिया भेजा था। तो लिखो, गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजौलिया भेजा। भेजा भाई, देख क्या क्या स्थिति है, क्या बात है, क्या नहीं है। ठीक है। निजी सचिव महादेव देसाई, महासचिव नहीं, महासचिव निजी देसाई मत कर देना, ये मेरे साथ बहुत होता है। एक बार चुनाव की ड्यूटी चल रही थी, और चुनाव ड्यूटी में क्या है कि मैं बैठा था, वोट डल रहे थे, तो एक पति पत्नी आए वोट डालने। उनका पति का नाम था मन्ना राम। पति का नाम क्या था? मन्ना राम। और पत्नी का नाम था रामवती। क्या? रामवती। रामवती और मन्ना राम, रामवती मन्ना राम, रामवती। अब वो जैसे, मेरा काम क्या होता था, जैसे ही कोई वोट डालने आएगा तो उसको मुझे आवाज लगानी है, और आवाज लगा के बुलाना है, फिर उनके जो है सिग्नेचर, अंगूठा जो भी लगाना है, वो रजिस्टर मेरे पास था, उसमें लगवाना है। ये मेरा काम था। तो मैं आवाज लगा के बुला रहा था रजिस्टर में देख देख के, तो उसमें अगला नाम आया भाई मानवती, रामवती और मन्ना राम। तो मेरे मुंह से निकला मानवती रम्मा राम, इंटरचेंज हो गया। तो ऐसे ही आप है ना, महादेव देसाई और निजी सचिव लिखना, महासचिव और निजी देसाई मत लिखना। समझ गए क्या? लिख दिया? ऐसे बैठे रहते हो, तुम्हारे समझ में भी आता है क्या कुछ? मुझे ऐसे लगता है जैसे ऐसे ही मशीनों को पढ़ा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे समझ में भी आता है। कुछ तो ऐसे बैठे रहते हैं कि बस घर वालों ने धक्का दे दिया, यहाँ आ गए, यहाँ से टीचर धक्का दे देंगे, घर चले जाएंगे, अपने वो बीच में कोई मतलब नहीं है। मास्टर की तरफ से ऐसे, मतलब इतने सन्यासी लोग हैं कुछ तो, कि उनको कोई फर्क नहीं, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो शून्य में देखते हैं। शून्य में देख रहे, शून्य में ताकना किसे कहते हैं? कि भाई देख रहे, उनका ध्यान ही नहीं, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, वो विचरण कर रहे हैं। शरीर यहाँ छोड़ गए और आत्मा जने कहाँ कहाँ विचरण कर रही है, उनकी घूम रही है। कभी कभी आत्मा वापस आती है कि क्या हुआ भाई, क्या ठीक है तू तो और घूमे, ऐसे घूमते रहते हैं। ऐसे भी यहाँ पे है, तो थोड़ा ध्यान दो।
है ना, सीख जाओगे, यहीं के यहीं सीख जाओगे, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आत्मा को और शरीर को दोनों को साथ मिला के रखो, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने किसको भेजा था? महादेव देसाई। ये जानने के लिए भी बता को बिजोलिया में देख के आओ क्या हो रहा है, सच में ही कोई आग लग रही है या ऐसे ये पथिक चिल्लाता रहता है यहाँ। अच्छा, विजय सिंह पथिक के बारे में दो तीन बातें, वैसे तो अपने को मैं अलग से जो व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा ना उसमें अलग से पढ़ाऊंगा इनको, ठीक है। पथिक है, सारे व्यक्तित्व जितने भी हैं इनको सबको दोबारा लिखाएंगे इनके बारे में दो दो बात। लेकिन फिलहाल ये जान लो ये एक क्रांतिकारी थे और इनके बुलंदशहर यूपी में थे, लेकिन वहां पे इनको पुलिस ने पहचान लिया, पुलिस ने इनको बाहर निकाल दिया, गिरफ्तारी होने की संभावना हो गई। तो इनके जो गुरु थे वो थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने कहा कि यार आप ऐसा करो, इधर राजपूताने की तरफ निकल जाओ, वहां अंग्रेज आते नहीं ज्यादा, क्योंकि यहाँ राजाओं का राज है तो अंग्रेजों का ज्यादा प्रभाव यहाँ नहीं है, तो वहां निकल जाओ उधर। तो इनका नाम था विजय सिंह पथिक का ओरिजिनल जो नाम था वो था भूप सिंह, भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम था? गुर्जर थे। मेरठ के पास में, जो यूपी के मेरठ के पास बुलंदशहर है वहां के थे। फिर वहां से इन्होंने राजस्थान आए, वहां पे पहचानने का वो हो गया, गिरफ्तारी का। भाई क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी जानते हो ना, आंदोलन अलग चीज है, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार नहीं करती है पुलिस। आंदोलनकारी जब कोई ऐसी हरकत करे जो कानून तोड़ने की हो तब गिरफ्तार करते। बाकी क्रांतिकारी जो होते हैं वो कैसी गतिविधियां करते थे? अंग्रेजों को मारना, लूट लेना, हत्याएं कर देना, ऐसे काम करते, बम फेंक देना, गोली चला देना, उड़ा देना, बहुत सारे अंग्रेजों को निपटाया भी। तो इसलिए ये क्या थे? क्रांतिकारी थे, और ये क्रांतिकारी गतिविधियों में थे। इसलिए रासबिहारी बोस ने कहा कि अब आपको पुलिस पकड़ेगी, इसलिए आप यहाँ से क्या हो जाओ, फरार। तो फरार होके कहाँ आए? राजपूताना। यहाँ आके उन्होंने अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और नाम रख लिया विजय सिंह। अरे विजय सिंह। फिर ये महात्मा गांधी के पास पहुंचे तो हर महीने महात्मा गांधी के चक्कर लगाते थे, फिर इधर घूमे इधर घूमे। महात्मा गांधी ने कहा तेरे पैर में चक्कर है क्या कुछ? कि नहीं। अरे कि घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है, कि साहब क्या करूं, ये पथ पूरा ही नहीं होता मेरा। तो महात्मा गांधी ने कहा तेरा नाम क्या है? पथिक। तो महात्मा गांधी ने क्या नाम दे दिया? पथिक। तो फिर इन्होंने लगा यार बहुत बढ़िया यार, देश के इतने बड़े नेता ने अपने को नाम दिया, तो लगा लिया विजय सिंह, ठीक है। बाद में और चर्चा करेंगे, अभी चलो आगे। तो बिजोलिया में फिर क्या होता है? एक 1922 में, लिखो 1922, हॉलैंड आयोग 23 ठीक है 1922, एजीजी रॉबर्ट, एजीजी था। एजीजी जानते हो ना, क्या होता है एजीजी? वेरी गुड। पहला कौन था? पहला कौन था? फर्स्ट लॉकेट, लॉकेट था पहला। क्रांति के समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और अब कौन है? रॉबर्ट हॉलैंड। कौन है? रॉबर्ट हॉलैंड। और ये जो रॉबर्ट हॉलैंड है ना, इसकी अध्यक्षता में एक आयोग आया, और हॉलैंड आयोग ने क्या किया? किसानों की सिफारिशों को मान, किसानों को कहा। उस टाइम पे, ये बात कब की है? 1922 की। अब आप लोग अगर समझना चाहो ना तो समझो, मुझे लगता नहीं आप लोग समझ पाओगे, पर कोशिश करो कि उस टाइम पे देश में चल रहा था असहयोग आंदोलन। इतिहास वाले समझ जाएंगे, इतिहास वाले हाथ खड़े करो। आज ज्यादा हो गए ना, क्योंकि आज पूछा नहीं, आज कुछ पूछा नहीं, पूछा होता तो भी दो तीन ही हाथ खड़े होते। तो इतिहास वालों इसका ध्यान रखना, उस टाइम पे देश में क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। तो बताओ असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। मूर्खों, 22 नहीं, 1 अगस्त 1900। और इसी दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक। ये आप जानते हो, चलो ठीक। तो अपन बात जो कर रहे हैं वो ये कि 1922 में आंदोलन उस टाइम पे भी चल रहा था। तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों को दिक्कत आ रही थी, पूरे देश में क्या चल रहा है? तो अंग्रेजों ने कहा यार ये बिजोलिया वालों को भी चुप कराओ, ये भी चिल्ला रहे हैं इधर, पूरे देश में कहां कहां करेंगे? वही क्रांति वाली बात हो जाएगी कि सब जगह जाओ, कहां कहां जाएंगे, बढ़ जाएगा आंदोलन, हो सकता है हिंसक रूप ले ले, क्रांति हो जाए।
इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे एक आयोग भेजा और इसका नाम है रॉबर्ट हॉलैंड आयोग। इस आयोग ने कहा किसानों से भी, बोलो इधर आओ, क्या समस्या है तुम्हारी कि साहब इतनी लाख बाग बढ़ा रखी है, इतना ये कर रखा है, हमारे चबरी की कर और हमारे तलवार मंदाई जने क्या क्या लगा देते हैं, बेकार करा देते हैं। हॉलैंड ने कहा देखो, वो जागीरदार जो भी था उससे, देखो भाई ऐसा इनको जो भी चाहिए वो दे दो। हॉलैंड के ज्यादा पल्ले तो पड़ा नहीं कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं। हॉलैंड को पता है बेकार बेकार, हॉलैंड क्या पता बेकार क्या होती है, हॉलैंड क्या जाने। तो इस तरह से उसने क्या किया, समझौता करवाया ठिकानों में और किसानों में, और समझौता करके किसानों को कुछ राहतें दे दी गई, थोड़ा सा रियायतें दे दी गई। तो लिख लो 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड आयोग द्वारा, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड आयोग के द्वारा किसानों को कुछ रियायतें दी गई। 1922 की बात है ना। रियायतें दे दी गई, क्या नहीं आता क्या लिखना, लो क्या लिखो, रियायतें, रियायतें, ये लो, या बिंदी जरूर लगा देना। तो रियायतें दे दी। अब क्या होता है उसी टाइम पे, देखो अब घटनाएं और भी घूमती हैं, मैं आपको घटनाएं बताने लगूं तो शाम हो जाएगी, इतनी घटनाएं। लेकिन फिर आप ये जान लो कि बिजौलिया में कुछ इस तरह की बातें हुई फिर कि नेता जो थे, नेता नेता कौन कौन थे, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, ये कई नेता थे इस आंदोलन से जुड़े। इन इन नेताओं में अपने को सबसे पहले अपन केवल विजय सिंह पथिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले जिसने नेतृत्व किया वो कौन था, साधु सीताराम। हाँ भाई, अरे वेस्ट इंडीज वालों थोड़ा ध्यान दो, अरे ये चला गया ना, तेरी आत्मा है कि चेक करे एक बार, है अभी अभी क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, देखिए खड़ा हो एक बार बताओ मुझे क्या बोला मैंने। हाँ, खड़ा तो हो, ऐसे क्या शर्मा रहा। कौन कौन से नेता थे, सबसे पहला नेता कौन था बिचौलिया में, हाँ साधु सीताराम दास का नाम सुना है क्या, बैठ जा बेटा, ध्यान से पढ़। ये हाल है, हमको पता रहता है कहाँ किसकी आत्मा है नहीं है, कौन बिना आत्मा के रह रहा है, कौन की आत्मा यही है, हम पता रहता है सारा। और ऐसा नहीं कि पीछे वालों में होता है, मैं आगे वालों में से भी एक आध बता सकता हूँ जिनकी आत्मा यहाँ नहीं है। नहीं मुझे पता है तो कुछ छोड़ो, अभी बता दूंगा। तो नेता क्या थे, बहुत सारे थे। पहले नेता कौन थे, साधु सीताराम। इसलिए तो कहता हूं बोलते रहा करो साथ साथ, जिससे याद हो, ध्यान रखो टीचर क्या बोल रहा है उसके साथ साथ बोलो। क्लास में कुछ टीचर कहते हैं कि बोलना मत बोल, अरे आप बोलो भाई, जितना आप बोलोगे उतना सीखोगे। आप साथ साथ टीचर के साथ साथ बोलो, मैं टोकूंगा नहीं कभी भी। आपको आगे आता है ना तो आप आगे का ही बोल दो, मैं तो खुश हो जाऊंगा, वाह वेरी गुड, मुझे भी बढ़िया याद दिलाया। अपने कौन से, अपने भी रट के ही आते हैं, ये तो है नहीं कि हमारे कोई अलग से सींग उग रहे। आप सीखना एक प्रक्रिया है और ये जीवन भर चलती है। लर्निंग इज ए प्रोसेस एंड इट्स ए लाइफ टाइम प्रोसेस, लगातार चलती। तो आप ऐसे जुड़े रहो, ऐसे नहीं कि छोड़ के चले गए, आत्मा नहीं है, शरीर पड़ा है, ऐसे नहीं रहना है। बोला करो, ठीक है। पहला नेता कौन था, दूसरा नेता, ये दो तो जानते हो, लिखो। तृतीय चरण में, आंदोलन के तृतीय चरण में, तृतीय लिखना जानते हो क्या, ती बड़ा आएगा, ध्यान रखना। तृतीय चरण में विजय सिंह पथिक के साथ साथ राजस्थान सेवा संघ के, राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष राम नारायण चौधरी,
राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी शेखावाटी के थे और बहुत अच्छे नेता थे। हाँ, लेकिन चौधरी धोखा मत खाना, जाट नहीं थे। चौधरी से धोखा मत खाना। कौन थे? ऐसे इंटरेस्ट के लिए बताओ कौन थे, है क्या पता? बनिया थे, बनिया। बनिया होते हैं ना, अग्रवाल, वणिक, अग्रवाल, खंडेलवाल, जो भी। इनकी पत्नी का नाम था अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी। और अंजना देवी चौधरी के बारे में बात यह है कि ये राजस्थान की पहली महिला है जो आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल गई। जेल जाने वाली पहली महिला कौन है? अंजना देवी चौधरी। किसकी पत्नी है? रामनारायण चौधरी। ठीक है, कहाँ के हैं दोनों? शेखावाटी, है ना, लेकिन कहाँ काम कर रहे हैं? मेवाड़ में। और बनिया है, क्या है? बनिया, बाणिया, जो भी कहो, अग्रवाल, खंडेलवाल, गुप्ता। ठीक, ये आप इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद रहे, इसलिए नहीं बताते कि जाति में फंस जाओ, याद रखने के लिए बताते हैं। ठीक है ना, आगे लिखो। राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज आदि भी सक्रिय हो गए। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो तुम जो यार, आज ये भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आदि भी सक्रिय हो गए। और जब ये सक्रिय हो गए तो फिर क्या होता है? इनमें आपस में विवाद हो जाते हैं। कालांतर में आपसी विवाद के कारण, लिखो, कालांतर में आपसी विवाद के कारण आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। क्या हो गया? आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। ठीक है, अब जब नेतृत्व ही नहीं रहा आंदोलन का, धीरे धीरे आंदोलन कमजोर पड़ा। हालांकि धीरे धीरे आंदोलन क्या पड़ा? कमजोर पड़ा। और 1941 में अंतिम समझौता हुआ। लिखो, नेतृत्वहीन हो गया। यद्यपि, एक लाइन और डालो बीच में, यद्यपि अंतिम चरण में इसका नेतृत्व, जमनालाल बजाज ने किया। किसने किया? जमनालाल बजाज ने किया। तो अंतिम चरण में नेतृत्व करने वाला कौन है? जमनालाल बजाज। और फिर लिखो, 1941 में अंतिम रूप से समाप्त हो गया। अंतिम रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया। उन्नीस सौ इकतालीस में देखो क्या हुआ था, एक समझौता हुआ बिजौलिया वालों में और किसमें? महाराणा में। तो महाराणा के उस टाइम में जो मंत्री थे वो थे मोहन सिंह मेहता। एक दीवान थे जो थे प्रभाष चंद्र चटर्जी। इन लोगों ने, एक थे टी राघवाचार्य, विजय राघवाचारी। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया? बिजौलिया के किसानों को जो भी उनकी मांगे थी उनको पूरा कर दिया और ये आंदोलन क्या हो गया? खत्म हो गया। एक आयोग इसमें और बनता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। वो इसमें बुक में तो नहीं है लेकिन अपने लिख लो। लिखो, अंतिम चरण में महाराणा के दीवान कहते थे वित्त मंत्री को,
तो दीवानी लिखो, लेकिन टी विजय राघवाचारी, ये टी और टी के बाद क्या लिखेंगे, विजय राघवाचारी, ठीक है, टी विजय राघवाचारी तथा मंत्री मोहन सिंह मेहता। कौन थे? मोहन सिंह मेहता। टी विजय राघवाचारी, मंत्री का नाम था मोहन सिंह मेहता, मंत्री मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से आंदोलन समाप्त हुआ। क्या हो गया? आंदोलन समाप्त हो गया। अगला लिखो बेगू। इसमें देखो कुछ रह गया होगा, तो मुझे तो नहीं पता, वो कुछ रह गया होगा तो मैं देख लूंगा और लिखा दूंगा, है ना। 2-3 लाइन छोड़ दो, अगला लिखो बेगू आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। अब इसमें देखो, अब जितने भी आंदोलन हम पढ़ेंगे ना, उनमें बस फटाफट 2-2 लाइनें लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेगू में लिखो सबसे पहली बात, चित्तौड़गढ़ कहां पे है? चित्तौड़गढ़। दूसरी बात, धाकड़ जाति के किसान। पहली बात लिखो चित्तौड़गढ़, दूसरी बात लिखो बेगू में धाकड़ जाति के किसान। लिखो मेवाड़ का एक ठिकाना। नहीं लिखा क्या? धीरे लिखते हो क्या बहुत? पहला लिखो बेगू, बेगू किसान आंदोलन। उसमें लिखो पहला चित्तौड़गढ़ में है। दूसरी बात लिखो कॉमा लगा के धाकड़ जाति के किसान, लिख दी। लिखो नेतृत्वकर्ता, लिखो राम नारायण चौधरी। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, फटाफट लिखो। अभी 15 दिन तक पढ़ते रहोगे क्या इसको? 3 दिन के बाद मैं आऊंगा नहीं। लिखो धाकड़ जाति के किसान। नेतृत्वकर्ता लिखो राम नारायण चौधरी। नेतृत्वकर्ता कौन है? राम नारायण चौधरी। देखो अच्छा, 1 मिनट के लिए रुको, लिख लो फटाफट। अब 1 मिनट के लिए देखना कि बिंदु, ये अपने बिजौलिया किसान आंदोलन है। इसमें अपने पढ़ा था कि भाई 22 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक समिति बनी, एक आयोग बना, और उसने क्या किया था? समझौता। उससे एक पहले 2 समझौते और हुए थे, वो अपने को अलग से, मुझे लगता नहीं है कोई पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लिख लो, तो नोट डालो। नोट जो 2 लाइन छोड़ी है ना बिजौलिया में, उसमें नोट डाल के एक तो ये लिख लो कि एक तो 1900 प्रथम चरण लिखना, एक तो ना प्रथम चरण में नोट डाल के लिखना, है ना। प्रथम चरण में एक तो हामिद हुसैन आयोग आया था, हामिद हुसैन आयोग, और एक आया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये 2 आयोगों के नाम लिख लो बस। कोई पूछ ले कि इनका संबंध किससे है, तो किससे है? बिजौलिया से, बस, और कुछ नहीं है। ये पहले आया है 1906 में, और ये आया 1919 में। ये 6-7 में आया, ठीक है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ठीक है। लिख लिए? हामिद हुसैन नहीं दिख रहा क्या? 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य। अरे सन मत लिखो, केवल ये 2 आयोग लिख लो, इनका संबंध किससे है? बिजौलिया। दैट्स इट। जितना ज्यादा भावुक होगे उतना परेशान होगे। आरएस में नहीं आए थे सन
तुम्हारे कहाँ से आ जाएंगे सन? जब बड़ी तो तैयारी करो तो पढ़ लेना बाद में। ठीक है, बेगू पे आ जाओ। बेगू में अपने क्या लिखा? पहली बात, बेगू में कौन कहाँ पे है? बेगू चित्तौड़गढ़। दूसरी बात, जाति कौन सी जाति है? वही धाकर जाति किसान। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं कि धाकर जाति किसान है? एक्चुअली क्या है, धाकर जाति के किसान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेगू वाले, बिजोलिया वाले कौन थे? धाकर। तो बिजोलिया वालों के रिश्तेदार कहाँ रहते होंगे? रहते होंगे ना रिश्तेदार। तो वहां पता चला कि यार उन्होंने आंदोलन किया और बढ़िया चल रहा है, बढ़िया उनकी बात मान रही है सरकार। भाई आंदोलन करने से फायदा हो रहा है ना, आंदोलन किया, पटरियों पे बैठ गए, आरक्षण मिल गया, है कि नहीं? तो इसलिए बेगू वाले भी, उनको भी लगा कि यार अपने भी आंदोलन करते हैं, अपने भी पटरियां उखाड़ते हैं, अपने को भी क्या मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रेरणा मिली उनको। तो बिजोलिया वालों से प्रेरणा लेके कौन आंदोलन करते हैं? बेगू। तो प्रश्न ये बनता है कि बेगू किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो लिखो, एक लाइन डालो, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित। ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके डालते जाओ लाइन। हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लाइन डालते जाओ, 4-5 बातें लिख लो और आगे बढ़ जाओ। हालांकि तुम्हारे इतना लिखाया है जितना तुम्हारे आता नहीं है, तुम्हारे आती है मुट्ठी भर इतिहास आता है तुम्हारे, छोटा छोटा कोई ऊपर ऊपर से पूछते हैं, लेकिन तुम्हें जो पढ़ाया है ना वो तुम आगे तैयारी कर लेना, आरएएस की करोगे तब तक भी तुम्हें अटकोगे नहीं इसमें। पटवारी अटवारी कर लेना, टीचर की कर लेना, इसमें से आ जाएगा। करते हो क्या? अटवारी पटवारी थानेदार सबका आ जाएगा इसमें, है ना? तो लिखो, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित, लिख लिया। आगे लिखो, मैनाल के भैरू कुंड। देखो, बेगू के पास एक जगह है मैनाल, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। मैनाल में बनास, बेड़च और मैनाल की क्या है? त्रिवेणी है ना? और वहां पे मैनाल झरना भी है। और कहां पे है? भीलवाड़ा के पास। और वहां पे एक स्थान है जिसका नाम है भैरू कुंड। कौन सा कुंड? भैरू कुंड। तो ये भैरू कुंड नामक स्थान से शुरू हुआ। तो लिखो, कहां से शुरू हुआ है? हाँ लिखो, मैनाल के भैरू कुंड नामक स्थान से 1921 में प्रारंभ हुआ। उन्नीस सौ 21। मैनाल का कौन सा गांव है? भैरूकुंड नामक स्थान है, वहां से शुरू हुआ था। ठीक है, अब तेरी आत्मा बिल्कुल सजग बैठी है, ये फर्क पड़ता है। तो किसी को 1-2 बार खड़ा कर देते हैं ना तो फिर वो सतर्क हो जाता है, फिर उसको लगता है यार अपना नंबर आ गया, दोबारा भी आ सकता है। और मुझे पता है आप लोगों के मारपीट से, झगड़े झगड़ने से थोड़ी कुछ होता है। आप लोगों की बेइज्जती करने के लिए बस थोड़ा ही, इतना ही है, आपको खड़ा कर दो। मुझे पता है इसका बहुत तगड़ा असर होता है। जो असर आप में खड़ा करने का होता है, छोटे बच्चों को 10-20 थप्पड़ मार लो तो भी नहीं होगा। इतना सा असर आपके केवल किसमें हो जाएगा? खड़ा करना। अब जैसे हर व्यक्ति का अपना होता है, आप जिस उम्र में हो, हम जिस उम्र में है, हमसे कोई केवल तो कह दे, उसमें ही हमारा खत्म है खेल। तो आप लोगों को केवल खड़ा कर देंगे ना, उसमें आप आत्मा सारी मिल जाएगी। आत्मा और परमात्मा का क्या हो जाएगा? जाओ जाओ। ठीक है, तो लिखो भाई, मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान से नेतृत्व करता कौन है? राम नारायण चौधरी। इसमें एक हत्याकांड होता है, लिखो। देखो, मुझे जहां तक याद है 13 जुलाई 1923 है। 13 जुलाई 1923 को लिखो, गोविंदपुरा नामक स्थान पर लिखो भाई, लिखो जल्दी। 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा हत्याकांड। क्या लिखोगे? गोविंदपुरा हत्याकांड। और गोविंदपुरा हत्याकांड में लिखोगे रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी धाकर। देखो मेरी बात सुनो, ये बेगू पढ़ रहे हैं अपन,
इसमें कई बातें अपन लिखी, एक बात और लिख लो, गोविंदपुरा हत्याकांड। जल्दी लिखो तुम, ऐसे लिखा करो, है ना। गोविंदपुरा हत्याकांड, तारीख क्या है, 13 जुलाई 1923। फिर लिख लो 2 किसान मारे गए इसमें, रूपा जी और कृपा जी। उधर कौन थे, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, वो गए थे मिलने। और यहाँ कौन है, रूपा जी कृपा जी। और रूपा जी कृपा जी कौन है, धाकड़। इनको याद रखना, ये जोड़ियां हैं, ठीक है। अभी वो आएंगे, नानक जी भील और देवा गुजर, वो भी आएंगे, है ना। पढ़े हैं क्या, आज तो ऐसे रोज जैसे पढ़े हैं, पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। लिखो, तो ये आपके बेगू। अच्छा, बेगू में अब लिखो अगला, बेगू में ठाकुर था अनूप सिंह। बेगू में जो ठाकुर था, जमींदार था, वो उसका नाम था अनूप सिंह। लिखा नहीं क्या तुमने, ये लिख लिया तो फिर लिखो जल्दी, क्या दिक्कत है बताओ। अरे ये लिख लिया, गोविंदपुर हत्याकांड, हाथ खड़े करो, किस किसने लिख लिया, लिख लिया उन लोगों ने, हाथ खड़े करो, सबने तो लिख लिया, फिर क्या दिक्कत है, ये लग गया होगा बातों में। नहीं नहीं समझ में आया, देखो मेरी बात सुनो, अपन पढ़ रहे हैं बेगू, अरे सुनो दे, अपन पढ़ रहे हैं बेगू आंदोलन। बेगू आंदोलन में 13 जुलाई 1923 को क्या होता है, आंदोलन करते हैं ना। तो आंदोलन में 2 व्यक्ति थे, रूपा जी और कृपा जी। और रूपा जी और कृपा जी को 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में पुलिस वालों ने क्या मार दी, गोली मार दी, और ये दोनों शहीद हो गए। यही तो लिखना है, ये लिख रखा है ना, गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 और रूपा जी कृपा जी धाकड़ शहीद। 3 बातें लिखनी, लिख दिया क्या। अरे ये हमारा कमजोर दोस्त, चलो आगे चलो फिर। हाँ आगे लिखो भाई, बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने, बेगू के ठाकुर, ठाकुर मतलब जमींदार, जमींदार का नाम क्या है, अनूप सिंह। साथ साथ चलो, जल्दी करो थोड़ा, है ना, साथ साथ चलो, कोशिश करो। एंड आप जब तक कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक नहीं जीतोगे। जब अपन खुद ही, मैंने पहले भी कहा है भाई, मान लो तो हार और ठान लो तो। हाँ, तो अनूप सिंह कौन है, जागीरदार जमींदार, कहाँ का, बेगू का, है ना, ऐसे लिख लो। फिर अनूप सिंह ने किसानों से एक समझौता किया, लिखो, बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया, समझौता किया, परंतु परंतु अंग्रेजों ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। बोल्शेविक समझौते की क्या दे दी, संज्ञा। तो बताओ संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है, बताओ रे, क्या होता है, सम प्लस ज्ञा, है ना। तो देखो अब इसको लिख लो फटाफट। अंग्रेजों ने क्या किया, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी। मैंने आपको बताया बिजौलिया में तो जो ठिकानेदार था, जागीरदार था, वो बेकार था और वो नहीं सुन रहा था। महाराणा कह देते थे भाई ठीक है कर देंगे, उसके बाद भी महाराणा की भी वो नहीं सुन रहा था, नए नए टैक्स लगा देता था। लेकिन बेगू में जो अनूप सिंह था ना, ठिकानेदार, जो जागीरदार था, जो जमीन, वो सही था। वो तो किसानों के साथ समझौता कर लेता है, लेकिन उस समझौते को अंग्रेजों ने मानने से मना कर दी। भाई कर लिया होगा जागीरदार ने, हम इस समझौते को मान्यता नहीं देते। तो बेगू में जो ठिकानेदार था, जागीरदार था, वो कौन था, अनूप सिंह। अनूप सिंह ने समझौता किया, समझौते को इन्होंने कह दिया भाई ये तो बोल्शेविक समझौता है। बोल्शेविक का मतलब आपको समझाता हूं मैं, समझ जाओगे क्या। उसी टाइम पे रूस में क्रांति हुई थी। अब इतिहास वालों पढ़ा है क्या, रूस में क्रांति हुई थी 1917, रूस की साम्यवादी क्रांति। और रूस में साम्यवादी क्रांति में एक गुट था जिसका नाम था बोल्शेविक गुट। क्रांति करने वाले कौन थे, बोल्शेविक। वो क्या चाहते थे, मजदूरों का और किसानों का क्या आ जाए, राज्य हो जाए।
ठीक है, यानी मजदूर का क्या हो जाए, शासन स्थापित, ये चाहते थे कौन, बोल्शेविक। तो यहाँ पे ये समझौता किससे हुआ है, मजदूरों से और किसानों से, बेगू में। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो क्या करना चाहते हैं, मजदूरों को किसानों को ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, तो ये समझौता कैसा है, बोल्शेविक। ठीक है, इतना। अब ये तुम इतनी अच्छी बात समझ गए हो, समझ गए क्या पक्का, बोल्शेविक का मतलब कहां से आया ये शब्द, रूस की क्रांति से। ठीक है, मजदूरों का शासन, मजदूरों का शासन कौन चाहते थे, बोल्शेविक। इसलिए इस समझौते को भी क्या बता दिया अंग्रेजों ने, बोल्शेविक। क्योंकि अंग्रेजों के और रूस के विरुद्ध में क्या था, आपस में टकराव था, इंग्लैंड में और रूस में क्या था, टकराव था। ठीक है, इंग्लैंड जो है पूंजीवादी देश है और रूस वाले क्या है, साम्यवादी। आपकी समझ में अभी पूंजीवादी आता है क्या, धीरे धीरे समझ जाओगे आप। पूंजीवाद का मतलब होता है बाजार खुला रहे, ओपन रहे। अरे रहने दो, उलझो मत तुम, चलो आगे चलो। ठीक है, बात समझ में आई क्या, ये हो गया आपके बेगू। तो बेगू में क्या हुआ था, बोल्शेविक समझौता करार दे दिया था, अनूप सिंह ने जो समझौता किया उसमें। गोविंदपुर हत्याकांड हुआ, गोविंदपुर हत्याकांड में रूपाजी कृपाजी धाकड़ शहीद कब हुआ था, 13 जुलाई 1903। तो ये दो चार चीजें। अब इसको देखो, मैंने आपको एक बार बताया था भाई याद करने का तरीका। तो अब जैसे अपने को बिजौलिया याद करना है मानो, तो बिजौलिया के कुछ कीवर्ड्स बना लो, है ना। सबसे पहला कीवर्ड क्या हो जाएगा भाई, साधु सीताराम दास। फिर धाकड़ जाति किसान, धाकड़ थे, साधु सीताराम दास, है ना, अपने ऊपर माल पंचवोड़, हरियाली अमावस्या, ऐसे कुछ टूटे टूटे शब्द याद आ रहे हैं क्या, है ना। विजय सिंह पथिक, हॉलैंड आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य, हामिद हुसैन, है मोहन सिंह मेहता, ऐसे नामों को याद कर लो। रामनारायण चौधरी आ जाता है बाद में। ऐसे कुछ कुछ नाम याद कर लो तो वो आपको दो चार शब्दों में याद हो। बेगू, तो बेगू के बारे में, चित्तौड़गढ़, धाकड़ जाति, रामनारायण चौधरी, मैनाल का भैरूकुंड 1921, और 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुर हत्याकांड, रूपाजी कृपाजी धाकड़, है ना। और इस तरह से आप ये हो। ठीक है, तो ये बेगू हो गया। अगला आंदोलन लिखो, अगला लिख लो, क्या है अगला, देखो भरतपुर का। चलो भरतपुर का लिख लो, इसमें तो भरतपुर दे रखा है। लिखो भरतपुर का किसान आंदोलन। इसमें केवल एक ही शब्द लिखो, है ना। अब इसमें फालतू बातों को तो क्या लिखना है, लिखो 1931 और भोजी लंबरदार। क्या लिखोगे, 1931 और नाम क्या है, भोजी। मैं लिखाता हूं, ये देखो भोजी और लंबरदार, भोजी लंबरदार, ये किसका नाम हो गया, भरतपुर के किसान आंदोलन का जो नेता था उसका नाम क्या है, भोजी लंबरदार। और कब हुआ, 1931। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा कभी भी। आरएएस में पिछली बार प्रश्न आया है, पिछली बार जो प्री हुई थी ना आरएएस की प्री, उसमें क्वेश्चन आया कि भरतपुर के किसान आंदोलन के नेता का नाम बताओ, क्या नाम है, तो वैसे भरतपुर और वैसे भोजी, याद भी हो गया। ठीक है ना। अगला लिखो, नीमू चना किसान आंदोलन अलवर। देखो नीमू चना किसान आंदोलन अलवर। देखो इसमें क्या था, नीमू चना में ये था बेसुन कि अलवर की बात है। अलवर में क्या था, जो किसान थे ना, अलवर में बहुत सारी भूमि जो होती है वो खालसा थी। खालसा भूमि जानते हो, सीधे राजा के नियंत्रण। तो खालसा भूमि थी अलवर में। उस खालसा भूमि की स्थिति ये थी कि राजा ने पाल रखे थे सुअर। अरे घबराओ मत, ये वाले सुअर नहीं, थोड़े अच्छे सुअर, ठीक है, नहलाए धुलाए साफ सुथरे सुअर। ठीक है, अच्छा सुअर से प्रॉब्लम है, किटी बोले, किटी, सुअर को किटी कहते हैं। और क्या कहते हैं, पिग तो इंग्लिश में कहते हैं, किटी, किटी भी कहते हैं सुअर को। ठीक है, तो क्या पाल रखे थे, सुअर। अब सुअरों को क्या होता था, जो किसान मारने दौड़ते थे तो राजा के सैनिक उनको लड़ते थे, भाई मारोगे नहीं।
और वो सुअर क्या करते थे, किसानों की सारी फसल को बर्बाद कर देते थे। तो आपने कई पुरानी मूवीज में देखा होगा कि सुअरों का शिकार करते हैं राजा लोग। बाहुबली में तो आप देखा ही, वो तीर चला के हैं, कहीं से कहीं तीर चल रहा है। तो इस तरह से क्या है कि क्या होता था, शिकार क्यों करते हैं, क्योंकि सुअर क्या करते हैं, फसलों को बर्बाद। लेकिन सुअरों के प्रश्न पे राजा ने कह दिया, राजा को क्या करना था, राजा चाहता था कि भाई सुअर बढ़िया मोटे हो जाएं, तगड़े हो जाएं। फिर सुअरों को कहां भेजते थे, अरे कहां भेजते थे सुअरों को, नहीं खड़ा हो एक बार, ना पीछे, हाँ खड़ा हो। कहाँ, कौन सा आंदोलन चल रहा है, निमुचना। तो क्या था इसमें, प्रॉब्लम क्या थी, हाँ फिर कहाँ भेजते थे सुअरों को, बैठ जा, ध्यान से बातें मत करो। तो सुअरों को भेजते थे विदेश, ठीक है। और विदेश में भी कहा, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, वहां पे क्या सुअरों का मांस चाव से खाया जाता है। तो यहाँ किसानों का खेत खिला खिला के सुअरों को करते थे मोटे, और फिर उन सुअरों को कहाँ भेजते थे, ये बिजनेस था, क्या था, व्यापार था, बिजनेस था। तो इस बिजनेस को बचाने के लिए राजा जोर लगा रहा था, और किसान थे कि अपनी फसलों को बचाने के लिए जोर लगा रहे। इसलिए आखिरकार क्या हुआ, आंदोलन। इस आंदोलन में वैसे कोई नाम कहीं मिलता नहीं है, लेकिन एक नाम मिलता है एक लड़की का, जिसका नाम था सीता देवी। तो 14 मई 1925 को नीमूचड़ा नामक स्थान था, है ना, और नीमूचड़ा में फायरिंग करती पुलिस, राजा के जो सैनिक हैं, अंग्रेजों की जो पुलिस है वो आती है और निहत्थे किसानों पे गोलीबारी चलाती है। इसमें सैकड़ों किसान मारे जाते हैं, और इस किसान मारे जाते हैं, इस हत्याकांड को 14 मई 1925 को हुआ था। महात्मा गांधी ने इसको कहा था दोहरी डायर शाही। दोहरी डायर, डायर जानते हो क्या, जनरल डायर, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग, अरे गाना तो सुना होगा, ये जलियांवाला बाग ये देखो यही चली थी गोलियां, हैं, सुना होगा ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो डायर ने किया था, जनरल डायर। और महात्मा गांधी ने नीमूचड़ा को कहा कि ये दोहरी डायर शाही है। ये क्या है, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, दोहरी डायर शाही। लिखो लिखो फटाफट लिखो। किसानों को, सुअरों की ये लिख लिया, हेडिंग डाल दिया ना, नीमूचड़ा किसान आंदोलन अलवर, डाल दिया ना, हाँ लिखो। किसानों को सुअरों की समस्या के कारण यह आंदोलन करना पड़ा। यह आंदोलन करना पड़ा। चौदह मई 1925 को, 14 मई 1925 नीमूचड़ा नामक स्थान पर छाजू सिंह, देखो याद रह जाए तो ठीक है, लिख लो, बाकी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, नाम याद ही रखना है। 14 मई 1925 नीमूचड़ा कहां हुआ, अलवर, ठीक है। छाजू सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने फायरिंग करके गोलीबारी, ठीक है, गोलीबारी करके सैकड़ों किसानों को मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों किसानों को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों किसानों को मार दिया। महात्मा गांधी ने इसे महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग कांड से भी विभत्स बताते हुए
दोहरी दोहरी डायर शाही, दोहरी डायर शाही की क्या दी? संज्ञा दी। लिख लो। दोहरी डायर शाही की क्या दे दी? किसने दी? महात्मा गांधी ने। और कोष्टक में लिख लो, क्या नाम था वो? यंग इंडिया समाचार पत्र जो था ना महात्मा गांधी का, उसका नाम लिख लो यंग इंडिया। यंग इंडिया में लिखा था महात्मा गांधी ने यंग इंडिया। क्या लिखोगे? यंग इंडिया। यंग जानते हो ना, YOUNG, यंग, यंग इंडिया। महात्मा गांधी का समाचार पत्र था यंग इंडिया, उसमें लिखा था। ठीक है, ये हो गया आपके अलवर। अब लिखो बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। इसके कोष्टक में लिखो बरड़, 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 बरड़। ठीक है, इसी को कहते हैं बरड़ किसान आंदोलन, इसी को कहते हैं बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, वैसे तो टाइम हो गया, कल करेंगे। परेशान हो गए क्या? कौन कौन परेशान हो गए बताओ? कितने लोग परेशान हो गए बताओ? देखिए पढ़ते पढ़ते गर्मी से हो गए ना। मुझसे नहीं हुई, थैंक गॉड, बच गया मैं तो देखो गर्मी, एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, थोड़ा सा गंभीरता से सुनो। आप लोग सच में है ना, आप यकीन करो, जो पढ़ने वाले हैं, मुझे, मैं फैन बंद करके पढ़ता हूं, क्योंकि मैं कूलर चला के अगर पढ़ लूं ना, पंखा बंद करता हूं, मैं पंखे को भी क्या कर देता हूं, या तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो कम कर देता हूं, या फिर बंद कर देता हूं। अप्रैल अप्रैल में तो पंखा चलाते ही नहीं पढ़ते टाइम। ऐसे रात में तो मैं एसी भी चलाता हूं, लेकिन पढ़ते टाइम में पंखा भी नहीं चला। क्यों पता है? इससे फायदा होता है, कंसंट्रेशन बिल्कुल शानदार बनता है, चीजें याद होती है, क्योंकि अपने को नींद नहीं आती, आराम मिल जाता है ना थोड़ा सा भी। शरीर को अगर आराम मिल गया तो फिर आप ये देख लो, आप पढ़ नहीं सकते। थोड़ा सा कष्ट सहने की आदत डालो। कहते हैं ना, कोई तकलीफ ना कोई परेशानी, फिर क्या खाक मचा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और एक और चीज मैंने ये बोली थी कि भाई मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो। और जो तूफानों से, चट्टानों से ना उलझे, वो झरना किस काम का? तो इसलिए आप थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। और है आपके अंदर, अपने को लगता है कि अपने कमजोर, अपना कमजोर नहीं है, अपने अंदर इतनी क्षमताएं हैं, इतनी ताकत है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो, इतनी ताकत है आपके अंदर। जरूरत होती है अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकत को पहचानने की। कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर में भी से पानी निकलने लग जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है। बत्ती जलाएगा ना, उसको रोशनी मिलेगी। लेकिन मनुष्य के अंदर इतने गुण हैं, एक से एक गुण है। मेहंदी में आपको दिखती है मेहंदी मटमैली सी, लेकिन उसके अंदर लाली होती नहीं होती? वो दिखती है क्या? आप अंदर देखो अपने, आपको बहुत गुण मिलेंगे अपने में। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट हो, जीवन बन जाएगा। 2-3 साल की बात है, फिर मजे ही मजे हैं। फिर कुछ नहीं है, आराम से एसी गाड़ी में, लग्जरी में घूमना, एसी घर में सोना, पता ही नहीं चलेगा गर्मी आई बीती क्या, मालूम ही नहीं चलेगा। क्यों भटकोगे हमारी तरह?